चुनावों की घोषणा हो चुकी है तो सबसे ज्यादा चर्चा तो उत्तर प्रदेश की जाहिर तौर पर रहेगी ही। मगर समाजवादी पार्टी की एक लिस्ट आई, 6 प्रत्याशी थे। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव थे, अखिलेश यादव का नाम नहीं था इस लिस्ट में। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते भी हैं या नहीं, या कन्नौज से अभी भी उनकी प्रत्याशिता बाकी है। इस पर चर्चा करेंगे कि धनंजय सिंह क्या चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, या खबर अब ये भी है कि उनके पिता चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही डीपी यादव टिकट मांग रहे हैं खजुराहो से। किससे मांग रहे हैं, क्या कुछ बात बनी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चंद्रशेखर रावण पर, जिनके लिए चर्चा थी कि नगीना से समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है, मगर इसके रास्ते बंद हो गए थे। इसके पीछे क्या कहानी है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई है और कल चुनाव समिति की बैठक है, इसमें क्या कुछ हुआ और कब तक बीजेपी की अगली लिस्ट आ सकती है और क्या उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े नाम होंगे। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी, लखनऊ से। पटना से लखनऊ लौट आए हैं पंकज जी अपने ऑफिस में। पीछे नक्शा आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। तो शुरुआत इसी लिस्ट से कर लेते हैं। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की। 6 प्रत्याशी थे। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। इस लिस्ट के बाद बड़ी चर्चा होने लगी। आजमगढ़ से तो नाम लोग मान के चल रहे थे अखिलेश यादव का होगा, पर धर्मेंद्र यादव आ गए। क्या है कहानी, क्या है? अखिलेश यादव लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? अखिलेश यादव की बातों से जो लगता है, जितना मैंने उन्हें देखा, समझा, बात किया, उनके करीबी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जी। तो पहले लग रहा था कि वो शायद आजमगढ़ से ही चुनाव लड़े। और देखिए, ये मतलब संकेत भी मिल रहे थे। कई बार ना आप तारों को जोड़ते हैं तो तार जोड़ते जोड़ते ना जो तस्वीर उभरती है उससे यही चीज सामने आ भी रही थी। अब पिछले उपचुनाव में जो शाह आलम और गुड्डू जमाली, जिनकी वजह से उनको करीब 2,60,000 वोट मिल गए थे, और उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव हार गए थे 8,000 वोट से। वो बीएसपी के उम्मीदवार थे गुड्डू जमाली। मतलब आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का हार जाना और दिनेश लाल यादव निरहुआ का जीत जाना किसी 8वें अजूबे से कम नहीं था। पर ये हुआ उपचुनाव में। उसके बाद से मतलब एक तरीके से याद करिए, जैसे फिरोजाबाद के उपचुनाव में राज बब्बर ने जैसे डिंपल यादव को हराया था और सबके होश उड़ गए, कुछ वैसा ही था जब गुड्डू जमाली की वजह से धर्मेंद्र यादव हारे तो समाजवादी पार्टी कैंप के ना होश फाख्ता हो गई थी। हुआ क्या, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां के जो समीकरण है उसके हिसाब से तो जीत तय थी समाजवादी पार्टी की। भले ही अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गए और नहीं करने गए, लेकिन उसके बाद चलिए, ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, तो अखिलेश यादव ने गुड्डू जमाली और शाह आलम को अपनी ही पार्टी में बुला लिया, उनको इनाम भी दे दिया, उनको एमएलसी बना दिया। आजमगढ़ के एक दूसरे बलराम यादव को भी, जो अब चलने फिरने में भी उतने ठीक ठाक नहीं है और स्वस्थ चल रहे हैं, वो कई बार वो वहां पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के सरकार में मंत्री रहे, उनको भी एमएलसी बना दिया गया, मतलब आलोक शाह का टिकट काट के। तो उससे ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव आए लखनऊ, मिले अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से। अब क्या कहा अखिलेश यादव को ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव का मन पसीज गया, दिल पसीज गया। और उसके बाद शाम में इस बात की घोषणा हो गई कि आजमगढ़ से अखिलेश नहीं, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो मुझे पता चला है, कन्नौज की सीट खाली है, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव का, जी हाँ बिल्कुल, और कन्नौज से कई बार अखिलेश यादव सांसद भी रहे, सेफ सीट लगती थी उनको। डिंपल यादव भी वहां लड़ी और हारी भी। लेकिन ऐसा है कि अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे। और ऐसा कभी कभार ही करते हैं, हर लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन याद करिए ना, 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े थे आजमगढ़ से। पर इस बार अखिलेश यादव ने तय किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, मैनेजमेंट भी देखेंगे और प्रचार काम भी देखेंगे। ये बात कोर टीम जो उनकी एक है समाजवादी पार्टी के नेताओं की, उस कोर टीम में उन्होंने इस बात की घोषणा भी परसों की कि भाई धर्मेंद्र वहां जाएंगे। धर्मेंद्र पहले उपचुनाव हार गए थे और हम वहां उनको भेज रहे हैं, उनको जिताना आप सबकी जिम्मेदारी है, वो नहीं हम लड़ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि आपको लड़ना चाहिए आजमगढ़ से, धर्मेंद्र यादव को कहीं और से दे दीजिए, लेकिन पता नहीं, धर्मेंद्र और अखिलेश की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र को हरी झंडी दे दी और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक गुंजाइश ये भी है कि अगर कार्यकर्ताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का दबाव बढ़ा
तो देखिए नेताओं का मूड बदलता रहता है सौरभ बाबू। जी। कभी क्या हो जाता है, मतलब राजनीति में कुछ भी ना अस्थायी नहीं होता है। मतलब 3-4 दिनों पहले तक आजमगढ़ से अखिलेश यादव लड़ रहे थे, बदायूं से धर्मेंद्र लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन देखिए सब बदल गया। चाचा के जी। लड़ने की कोई चर्चा नहीं थी, चाचा शिवपाल पहुंच गए हैं बदायूं लड़ने के लिए, तो सब अलग अलग चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं नेताओं का दबाव बढ़ा तो ये हालत भी हो सकती है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने जाए और उस हालात में धर्मेंद्र यादव को कहीं और भेजा जाएगा, या शायद उन्हें धैर्य रखने के लिए भी कहा जा सकता है, ऐसी भी जानकारी मिली है। बिल्कुल, तो धैर्य रखने की संभावना भी है और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना भी अभी बची हुई है कि अगर दबाव बढ़ता है तो वो आजमगढ़ जा सकते हैं। एक और सीट की बात करते हैं, नगीना, जिस पर बड़ी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए जो एक दलित समाज के उभरते नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उनको टिकट दे सकती है, उनको प्रत्याशी बना सकती है, मगर कयास धरे रह गए, ऐसा हुआ नहीं। और अब लोग जानना चाहते हैं आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ। आरएलडी का अलग हो जाना चंद्रशेखर रावण के खिलाफ गया, या अखिलेश यादव के मन में कुछ और चल रहा था, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था कि बात बन नहीं पाई थी। क्या हुआ है? देखिए इसमें ना, आप यकीन करिए, इसमें कागज पर रखिए 4 सेट रखिए, 4 गोली रख लीजिए। एक हो गई, एक एंगल जो हो गया समाजवादी पार्टी का एंगल अखिलेश यादव का, एक हो गए जयंत चौधरी हो गए, तीसरी कांग्रेस पार्टी, और चौथे मूल में खुद चंद्रशेखर रावण यानी भीमसेना आजाद समाज पार्टी के जो नेता है। ये तो तय था कि उनको हर हाल में लड़ना है, ये पहले ही मन बना लिया था चंद्रशेखर ने। अब सवाल ये है, वो घूम रहे थे जयंत चौधरी के साथ, वो राजस्थान में जाकर विधानसभा का चुनाव भी लड़े, मध्य प्रदेश जाकर वहां विधानसभा का चुनाव भी लड़े अपने झंडे डंडे और बैनर के हिसाब से। जयंत चौधरी के साथ वो खूब देखे जाते थे, आपने कई उनके सोशल मीडिया में फोटो भी देखी थी, साथ मिलकर चुनाव प्रचार करना, घूमना। एक तरीके से जयंत चौधरी से उनका गठबंधन था। अचानक छोटे चौधरी चले गए बीजेपी में, चंद्रशेखर नहीं गए, लेकिन चंद्रशेखर को जयंत चौधरी ने गठबंधन में जाने से पहले बता दिया था कि हम वहां जा रहे हैं, आपको क्या करना है। चंद्रशेखर ने कहा कि भाई मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मैं बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। तो एक एंगल तो खत्म हो गया। अब बचे 3 प्लेयर, चंद्रशेखर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये आप भी जानते हैं। प्रियंका गांधी जब वो मेरठ में अस्पताल में थी, प्रियंका गांधी मिलने भी गई थी। चंद्रशेखर रावण के लिए कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि 17 सीटें हमको मिली है, बाकी पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और चंद्रशेखर रावण भी इस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो भी लड़ेंगे। और भाई लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए कौन सी सीट, वो तो नगीना का ऐलान कर चुके थे चंद्रशेखर नगीना जा भी रहे थे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस ने सीट नहीं मांगी, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने नगीना से उम्मीदवार दे दिया। जब नगीना से उम्मीदवार दे दिया तो एक बहस सोशल मीडिया में छिड़ गई है कि कुछ लोग अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण को उन्होंने टिकट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी कैंप का ये कहना है कि भाई टिकट कहां से दे दे, हमारा कोई गठबंधन तो चंद्रशेखर रावण के साथ है नहीं, चंद्रशेखर रावण ने हमसे कोई सीट मांगी नहीं। और ये बात सच है, चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव से कोई संपर्क नहीं किया। जैसा पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो टिकट मांग रहे थे, अखिलेश यादव से मिलने भी गए थे, वो जितनी सीटें मांग रहे थे नहीं दी गई तो वो अलग हो गए। और याद करिए गोरखपुर चले गए थे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जहां उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। यहाँ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, उनके क्लोज डोर की मीटिंग जो नेता है उनके आसपास के, वो कह रहे भाई मांगी ही नहीं गई सीट। और कांग्रेस अगर इतनी बड़ी बड़ा दिल दिखाने वाली बन रही है, उनको लगता है कि चंद्रशेखर रावण की वजह से उनके साथ होनी चाहिए थी, तो कांग्रेस ने अपने 17 में क्यों नहीं नगीना मांगी भाई। उसको अगर महाराजगंज की पड़ी हुई थी, जहां से कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, न सुप्रिया सेनेत न वीरेंद्र चौधरी जो विधायक हैं, अंतिम अमर मणि के त्रिपाठी के बेटे जो अमन मणि को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, तो कांग्रेस नगीना सीट ही मांग लेती और दे देती चंद्रशेखर रावण को, हमको क्या दिक्कत थी। ये कहना है कांग्रेस कैंप का, ये कहना है कि हम तो ये मान के चल रहे थे कि भाई हमारा एक सामाजिक समीकरण बनेगा, चंद्रशेखर को अगर हम गठबंधन से लड़ाते तो एक मैसेज जाता। और खासतौर से पश्चिम में देखिए, उनके जो जाति के वोटर हैं उनकी अच्छी खासी संख्या भी है। और आपने कई बार देखा होगा इमरान मसूद को और दानिश अली को चंद्रशेखर के साथ खूब घूमते हुए। चंद्रशेखर इन दोनों के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इमरान मसूद के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग भी चाहते थे कि चंद्रशेखर के आने से, वहां प्रचार करने से अमरोहा में दानिश अली को और सहारनपुर में इमरान मसूद को फायदा होता, लेकिन ऐसा हो न सका। कांग्रेस ने वो सीट ही नहीं मांगी। और अब देखिए कि ये है कि चंद्रशेखर रावण
अब अपने ही हाल पर हो गए हैं और उनको अपने ही झंडे के पर चुनाव लड़ने की नौबत आ गई है और वो कह भी रहे कि मैं अपने ही झंडे से अपने ही निशान से चुनाव लड़ूंगा। तो ये कुल मिलाकर स्थिति रही कंफ्यूजन की कि चंद्रशेखर को लड़ना तो चाह रहे थे, किसी ने उनके लिए सोचा ही नहीं, ना कांग्रेस ने सोचा, ना समाजवादी पार्टी ने सोचा, ना चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव से कोई डिमांड रखी, उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो अब कुल मिला के स्थिति ये है। बिल्कुल, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहा और अंततः समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और ये साफ है कि गठबंधन फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा है। और जैसा कि चंद्रशेखर ने ऐलान भी कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो देखने वाला होगा कि चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता है। एक और सीट है, वो मध्य प्रदेश की सीट है खजुराहो, जो कि समाजवादी पार्टी के हिस्से गई है गठबंधन के तहत। और चर्चा है कि उस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं डीपी यादव, बाहुबली नेता हैं। क्या चर्चा है, इसमें वाकई कोई सच्चाई है पंकज जी? डीपी यादव को तो सब जानते ही होंगे, आजकल थोड़े कम चर्चा में है, लेकिन एक जी जमाना था जब उनके नाम से ना सरकार उस इलाके में बदायूं से लेकर नोएडा तक सब वही चलता था, वो जो कहते थे वही होता था। और याद करिए 2012 का जब विधानसभा चुनाव था, जब वो आजम खान से मिले थे और ऐसा लग रहा था कि आजम खान के प्रभाव में समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री हो जाएगी, और अखिलेश यादव ने बिल्कुल स्टैंड ले लिया, मुलायम और आजम के खिलाफ चले गए कि किसी भी तरीके से डीपी यादव को आने नहीं देंगे, हम अपराधियों को और बाहुबलियों को, दागी चरित्र वालों को नहीं आने देंगे, और डीपी यादव नहीं आए। दौर बदला है, डीपी यादव भी धीरे धीरे राजनीति में हाशिए पर चले गए। अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी कैंप से मुझे जानकारी मिली है कि उन डीपी यादव ने, जो समाजवादी पार्टी में उनके दोस्त हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके जरिए अखिलेश यादव को मैसेज भिजवाया है कि भैया आपने बदायूं में तो सीट दे दी, चाचा शिवपाल यादव लड़ रहा है, कई सीटों पर आपने कैंडिडेट दे दिए हैं, मेरे लिए कोई जगह बन नहीं पा रही है, झांसी आपने कांग्रेस को दे दिया, तो एक काम करिए कि मुझे खजुराहो, आपको बताऊं कि 17 सीटें कांग्रेस को दी समाजवादी पार्टी ने यूपी में, तो बदले में मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट भी मिल गई है समाजवादी पार्टी जी को कांग्रेस की तरफ से। वो खजुराहो की सीट खाली है, हालांकि वहां प्रभाव किसी दूसरे नेताओं का, याद होगा झांसी वाले दीप नारायण यादव, उनकी पत्नी, ये सब का उस इलाके में प्रभाव है, जी और खजुराहो के ये लोकल लीडरशिप भी है। लेकिन डीपी यादव चाहते हैं कि इस बार वो खजुराहो से चुनाव लड़े। ये मैसेज उन्होंने 2 दिनों पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भिजवाया है। अब इस पर अखिलेश यादव क्या फैसला करते हैं, क्या उन्होंने कोई बैठक बुलाई है? ऐसी कोई बैठक उन्होंने खजुराहो को लेकर नहीं बुलाई है, हालांकि खजुराहो के बारे में भी उन्हें जल्दी फैसला करना पड़ेगा। लेकिन डीपी यादव से बात की जाए, उन पर विचार किया जाए या ना किया जाए, इस पर अखिलेश यादव के कैंप में खामोशी है। लेकिन ये बात जरूर है कि डीपी यादव चाहते हैं कि वो खजुराहो से चुनाव लड़े। बिल्कुल, एक बाहुबली की बात की तो दूसरे बाहुबली जो फिलहाल जेल में हैं, धनंजय सिंह, उनका भी बड़ा चर्चा है कि आपने बताया था कि जेल में जो लोग उनसे मिलने गए थे हाल में, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, वो खुद नहीं लड़ेंगे मगर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जौनपुर में। पर अब चर्चा ये है कि क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष है तो उनको ना छेड़ा जाए, पिताजी को चुनाव लड़वा दिया जाए। क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, अब मतलब जानकारी जुटाने का तो एक ही उपाय है, उनसे जो लोग मुलाकात करने जाते हैं धनंजय सिंह से जेल में, जी तो जो कल मुलाकात हुई है और उसके बाद निकल के जो कुछ लोग बैठे हैं, और परिवार के लोग भी थे धनंजय सिंह के, तो उससे जो छनकर जानकारी आई है, धनंजय सिंह के पिता है राजदेव सिंह। और याद करिए सौरभ जी, जब वो सांसद बन गए थे ना धनंजय जी सिंह, तो उसके बाद उस वक्त वो रारी सीट हुआ करती थी जौनपुर में, डिलिमिटेशन के बाद तो मलहनी हो गया, अब वो विधानसभा की सीट होती थी रारी। तो जब सांसद बन गए, तो भाई जब बन गए तो इलाका कैसे छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपने पिताजी को बाईपोल में खड़ा करवा दिया था राजदेव सिंह को। अब जी धनंजय सिंह का प्रभाव था तो राजदेव सिंह भी जीत गए थे, तो राजदेव सिंह उनके पिता भी विधायक रहे। अब धनंजय सिंह के मन में, जो हमने पिछली बार आपसे चर्चा की थी, कि अगर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी सिंह जो चुनाव लड़ती हैं, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, तो देखिए होता क्या है राज्यों में कि निकाय वाले जो चीजें होती है वो सरकार के भरोसे होती है। जी अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ती हैं, चाहे उनको किसी पार्टी से टिकट मिले या निर्दलीय, तो जिला पंचायत की अध्यक्षी पर भी खतरा आ जाएगा। और बड़ी मेहनत से और बड़े जुगाड़ बिठा के धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्दलीय बनवाया था। मतलब जी इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, कोई निर्दलीय
जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, ये बड़ी बात होती है। जी। तो इतनी मेहनत से, और पैसा वैसा भी लगता ही होगा, आप जानते ही हैं, इस सब चीज में जुगाड़ उगाड़ में तो होता ही है। जी। अब उसमें उनको फंसा दिया जाए, तो कल जो लोग मुलाकात करने गए थे उनके हवाले से जानकारी आई है कि प्लान ए प्लान बी नहीं, अब प्लान सी चलेगा। और ये प्लान सी है कि पिता राजदेव सिंह को चुनाव लड़ाया जाए। अब कैसे लड़ाया जाए? समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरीके से ना हो चुका है। समाजवादी पार्टी अब तक मिली जानकारी के मुताबिक या तो किसी यादव या फिर किसी ब्राह्मण चेहरे को जौनपुर से अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब धनंजय सिंह का परिवार तो इस दोनों खांचे में फिट नहीं बैठता है, तो अब बसपा का विकल्प बचता है। क्या बसपा राजदेव सिंह को टिकट देगी या किसी और को देगी, या फिर कोई? अब देखिए, अधिकतर दल तो कहीं ना कहीं या तो समाजवादी पार्टी के साथ है क्षेत्रीय दल, या फिर देखे तो बीजेपी के साथ है उसके तमाम सहयोगी दलों, निषाद पार्टी होती चाहे राजभर की पार्टी हो। तो मुझे लगता है आज के हालात में तो इंडिपेंडेंट ही राजदेव सिंह को लड़ना पड़ेगा। पर यही बताया जाएगा कि भैया पिता राजदेव सिंह नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, ये अपने धनंजय भैया चुनाव लड़ रहे हैं। इस मैसेज के साथ शायद चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी धनंजय सिंह और उनके गुट के लोग कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गई बाहुबलियों की बात, समाजवादी पार्टी की बात। अब एक और पार्टी की बात कर लेते हैं जो कि फिलहाल केंद्र में सरकार में है, यूपी में सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी। और उसके करीब 24 प्रत्याशियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश से जुड़ी आनी बाकी है। बड़ी चर्चा है, लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये तीसरी लिस्ट आएगी और इसमें किनका किनका पत्ता कटने वाला है। बताया जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक हो गई है। अब दिल्ली में जो केंद्रीय मुख्य प्रमुख दल है, चुनाव समिति है, उसकी बैठक होनी है। तो क्या कुछ चर्चा हो रही है? क्या अगली लिस्ट में हम उत्तर प्रदेश के नामों को देखेंगे पंकज जी? जी हाँ, बिल्कुल। हम जो कह रहे थे कि पिछले वाले में जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे ना, तो उस वक्त यूपी का कोई चर्चा नहीं थी, लोग कयास लगा रहे थे। अब लेकिन यूपी का नंबर आ गया है। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिस कोर कमेटी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो रवाना हो चुके हैं लखनऊ से दिल्ली के लिए। दोनों डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबके साथ इनकी बैठक होगी। और प्रधानमंत्री अभी चूंकि दक्षिण भारत के दौरे पर है, लौट के जब आ जाएंगे तो संभवतः ऐसी चर्चा है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी। तो उस बैठक के बाद या तो कल देर रात में टिकटों का ऐलान हो जाएगा उम्मीदवारों का, यूपी के जो 24 सीटें होल्ड पर हैं, या फिर हो सकता है कि परसों हो जाए। अब देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो जानना चाहते हैं वो मामला ये है कि भाई अपने वरुण गांधी और मेनका गांधी का क्या होगा। मेनका गांधी को कहा गया है कि सुल्तानपुर नहीं है, अब जाइए पीलीभीत। तो वरुण का क्या होगा? या फिर विचार हो सकता है कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही लड़े और वरुण पीलीभीत से। अब अगर मेनका सुल्तानपुर से नहीं लड़े तो सुल्तानपुर से कौन लड़े? बहुत बहुत दावेदार है। अपने ईडी में अधिकारी रहे और लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक जो है राजेश्वर सिंह, वो भी दांव लगाए हुए हैं सुल्तानपुर से लड़ने के लिए। नाम और भी हैं। अब सुल्तानपुर से प्रेम शुक्ला जो अपने बीजेपी के प्रवक्ता है, आप टीवी डिबेट में देखते होंगे लंबे अरसे से, हमारे आपकी तरह वो भी पत्रकार रहे, कभी सामना में हुआ करते थे। प्रेम शुक्ला जी की भी नजर है, और भी कई नाम है, नाम बहुतेरे हैं। आज जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें शॉर्टलिस्ट करके 2 नाम कर लिए जाते हैं, अमूमन परंपरागत रूप से, कोई नियम नहीं है बीजेपी में इस तरीके का, लेकिन परंपरा रही है, तो शायद उसमें चीजें आ जाएंगी। गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि डावाडोल है स्थिति जनरल वीके सिंह साहब की, और जो पार्टी के महामंत्री हैं अरुण सिंह, वो बड़ी चुनाव लड़ने की बड़ी इच्छा, हालांकि राज्यसभा सांसद है वो, पहले उनकी इच्छा मथुरा से लड़ने की थी, अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार भी हैं। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करने आए थे। दर्शन में उन्होंने रामलला से क्या कहा होगा ये हम गेस कर सकते हैं कि शायद यही कहा हो कि भाई गाजियाबाद सेफ सीट है, प्रभु कृपा करो। तो उनके नाम की चर्चा है गाजियाबाद से। अपने अलीगढ़ का मामला भी बड़ा दिलचस्प हो गया। सतीश गौतम वहां से सांसद हैं, 2 बार बने हैं। वहां स्लीपवेल कंपनी के मालिक राहुल गौतम ने बिल्कुल वो भी अड़ गए हैं। तो वहां का मामला भी दिलचस्प है कि अलीगढ़ में क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। भदोही का आप जानते हैं। अब बलिया भूल गया भाई, बागी बलिया, बिहार यूपी का बॉर्डर पर जो है, वहां 2 लोगों के बीच में है। वीरेंद्र सिंह मस्त जो सांसद रहे, भदोही से भी रहे, अभी बलिया से हैं। अपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर हैं, उनका भी है। चूंकि प्रधानमंत्री आपने देखा होगा पहले के लिस्ट में कि पीयूष गोयल से लेकर कई राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीरज शेखर को भी लड़ाने की बात हो रही। अब फाइनली प्रधानमंत्री किस पर मोहर लगाते हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसमें। लेकिन अब वो सिलेक्शन स्टेज में आ गया, प्रोसेस में आ गया है कि यूपी के 24 सीटों के बारे में फैसला जल्द होना है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के इन बचे 24 प्रत्याशियों के नाम होंगे जो फाइनल होंगे। बाकी बीपी हाई लो तो तमाम जो भी दावेदार हैं उनका हो रखा होगा। और आज दिल्ली में बैठक होनी है कोर कमेटी की और कल चुनाव समिति की बैठक है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है या कल रात तक या परसों दिन में लिस्ट अगली आ सकती है। बीजेपी की चुनाव घोषणा तो हो ही चुकी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, पंकज जी आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई। बाकी जनता को ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर, हर राजनीतिक अपडेट, टिकट, प्रत्याशियों के बारे में, दावेदारों के बारे में और जो अंदर खाने इनसाइट्स चल रहे हैं उनके बारे में लगातार बताते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।